सोचिए आप कोई ज़मीन का या घर का डील कर रहे हैं। दो पार्टी हैं जिसमें से एक आप हैं और दूसरा सामने वाला पार्टी। आपने पैसे दे दिए, घर का पोजीशन भी ले लिया या ज़मीन का पोजीशन ले लिया और तभी सामने वाले पार्टी का देहांत हो गया। रजिस्ट्री नहीं हुई। अब जिस व्यक्ति का देहांत हुआ उसके लीगल हेयर कहते हैं कि भैया हम तो नहीं जानते ये सब चीज़, हम इस ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं करेंगे। ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? जी हाँ, इसका उत्तर अभी मिला है, क्योंकि ये जो हमने अभी वाक्या रचा वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ऐसा हकीकत में हुआ। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा निर्णय दिया है जो हर एक भारतीय को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का वाकया किसी के साथ भी हो सकता है। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, आपको हम बताएंगे हमारे इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट कवर कर रहा हूं और एक जर्नलिस्ट की हैसियत से बहुत से ऑर्डर्स जो रियल एस्टेट से जुड़े होते हैं उन्हें पढ़ता हूं। ऐसे ही एक ऑर्डर को पढ़ते पढ़ते ये समझ आया कि एक बहुत ही छोटी सी चीज़ जिसे हम कई बार समझते हैं पर बहुत बड़ा परिणाम जिसका निकल सकता है वो इस ऑर्डर में है। दरअसल केस है एनसीएलटी का, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे के पूरे देश में एक नए प्रचलन को ही शायद एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढ दिया जिसके लिए बहुत से लोग परेशान रहे होंगे। केस क्या है? ये केस दरअसल हमने आपके लिए आसानी के लिए इस पूरे केस को हमने पढ़ा है, इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर भी इस आर्टिकल को हमने अपलोड किया हुआ है। जिन्हें पढ़ने में रुचि है, जिन्हें जानने में रुचि है कि क्या है असल माजरा और पॉइंट वाइज जानना है, वो हमारे उस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। दरअसल केस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा इतिहास में। 2010 में बाबूलाल नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी ज़मीन एक कंपनी को बेचने का डिसीजन लिया, तो उसके लिए एमओयू साइन हो गया। अब 2011 में एक अग्रीमेंट ऑफ सेल भी साइन हो गया, पर उसको रजिस्ट्री नहीं की गई। और उसी के साथ बाबूलाल ने वो जो कंपनी जिसे उन्होंने ज़मीन दी थी, उस कंपनी ने जिस और को ज़मीन दी उनको एक पावर ऑफ अटर्नी भी दे दी कि आगे चलकर आप इस डीड को आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। पावर ऑफ अटर्नी इस तरीके से दी गई, पोजीशन ले लिया इस नई कंपनी ने। अब कुछ सालों बाद ये नई कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, यानी इंसॉल्वेंसी में चली गई। अब आई नई कंपनी जिसने इस पुरानी कंपनी जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था उसे टेक ओवर कर लिया। जब नई कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे तो उन्हें पता चला कि भाई बाबूलाल ने जो जमीन बेची थी उसकी रजिस्ट्री तो हुई ही नहीं है। और सबसे हैरानी वाली बात, बाबूलाल जी का तो देहांत भी हो गया था। अब बाबूलाल के बच्चों ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। कहा कि एक तो उनका देहांत हो गया है, दूसरा जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उन्होंने जो पावर ऑफ अटर्नी दी होती है वो भी उसी वक्त एक्सपायर हो जाती है। यानी बाबूलाल के डेथ के साथ उनका कहना था कि जो पावर ऑफ अटर्नी उन्होंने दी थी किसी और को कि वो जाके ये एग्जीक्यूट करे, रजिस्ट्री करे या जो भी ज़मीन से कागजी कार्रवाई होगा उसको करें, वो भी एक्सपायर हो गया। अब एनसीएलटी ने कहा कि भैया जो लीगल हेयर होते हैं उनके पास अधिकार तो आता ही है, साथ ही साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कि जब पैसे ले लिए गए, पोजीशन दे दिया गया, तब आपको रजिस्ट्री करनी ही है। आपको उस रजिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, आपको साइन करना है। एनसीएलटी ने कहा कि इवन आफ्टर डेथ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग द रजिस्ट्रेशन लाइज विद द लीगल हेयर्स। और यहां पर पावर ऑफ अटर्नी भी था। तो एनसीएलटी ने पावर ऑफ अटर्नी को जिंदा ही माना और ये भी माना कि जो लीगल हेयर्स हैं वो इस पूरे सेल अग्रीमेंट को जो रजिस्टर नहीं हुआ था उसको रजिस्टर करेंगे। यानी
आपने यदि पैसे दे दिए हैं, पोजेशन ले लिया है, तो आपके पास वो ज़मीन इस बिना पर कोई आकर नहीं कह सकता कि आप जिससे डील कर रहे थे वो आपके सेल एग्रीमेंट होने से पहले उनके देहांत हो गया। पर हाँ, आप इसमें धोखेबाजी अगर करने की कोशिश करेंगे तो शायद उल्टा आपके ऊपर ही पड़ेगा। यहाँ पर जिस तरीके से बाबूलाल के बच्चों ने कहा कि हमें तो पैसा ही नहीं मिला, पर डीड ऑफ पोजेशन में और पावर ऑफ अटर्नी में क्लियरली लिखा था कि पूरा कंसिडरेशन जो था वो दे दिया गया है। इस बात को भी एनसीएलटी ने माना और कहा कि एक व्यक्ति जब उनका देहांत हो जाता है तो जो लीगल हेयर्स हैं उनके ऊपर जवाबदारी आती है। इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा। यदि आपको रियल एस्टेट में ज़रा सी भी दिलचस्पी है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर squarefeetindia.com पर जाकर आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरीके से छोटी छोटी दांवपेचें होती हैं, किस तरीके से छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो कोर्ट उसे यूज़ करती हैं। यहाँ पर हम ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं और वो फाइनल डिसीजन हो गया, और अब ये ऑर्डर मेरे ख्याल से इसी महीने कुछ दिन पहले आया था, और अब 30 दिन के अंदर जो लीगल हैज़ हैं और जिनके पास पावर ऑफ अटर्नी है उन्हें वो ज़मीन तकरीबन 100 करोड़ की कुछ कही जा रही है, उसका अग्रीमेंट रजिस्टर एग्जीक्यूट करना है, साइन करना है। तो ये किस तरीके से कानूनी दावपेच आपको बचा भी सकती हैं और कानूनी दावपेच आपको उलझा भी सकती हैं, पर एक क्लैरिटी ज़रूर लाती हैं। ये वीडियो हमने स्क्वायर फीट इंडिया के लिए बनाया। स्क्वायर फीट इंडिया ये एक रियल एस्टेट न्यूज़ वेबसाइट है, और हमारे इस चैनल पर हम रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात को लेकर आपके पास आते हैं, इस भाषा में लेकर आते हैं कि आप उसे समझ सकें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।